हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हिंदी के हम लोग 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। बताना है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। निबंध है या कहानी है या रेखा चित्र है या डायरी है। तो 20 के दांत ये हिंदी के चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत। और 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है तो कहानी है। 20 के दांत क्या है तो 20 के दांत एक कहानी है। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है तो 20 के दांत एक कहानी है। और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है नलिन बिलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी है या गरीबी है या उद्योग धंधों की कमी है या फिर अमीरी है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो ये हिंदी के चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में भीमराव अम्बेडकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ये चैप्टर नंबर 1 में भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था तो ये हो जाएगा वारन हेस्टिंगस। वारन हेस्टिंगस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये उक्ति है, यानी यह किसकी युक्ति है, यानी किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा तो याद रखिएगा ये कालिदास ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि लक्ष्मी डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। यानी लक्ष्मी किस कहानी की पात्र हैं। 4 ऑप्शन है, ढाते विश्वास या धरती कब तक घूमेगी या माँ या नगर। तो लक्ष्मी किस कहानी की पात्र हैं तो लक्ष्मी ये ढाते विश्वास कहानी की पात्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है, याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण पूछा गया है। तो गुणवाचक, अच्छा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ये जिले में हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था तो याद रखिएगा बेगूसराय, यानी बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था बिहार के बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है
निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, नहीं पूछा गया है कौन यहाँ पर विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण का भेद कौन यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि तार सपथ का संपादन किया किसने किया, तो अज्ञाय ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। और हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, तो अज्ञाय जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, खोखा के दांत किसने तोड़े। ये भी क्वेश्चन 20 के दांत कहानी से पूछा गया है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा ही है और खोखा ये सेन साहब का बेटा था। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कितने दांत तोड़े, तो याद रखिएगा 2 दांत तोड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदन ने खोखा के 2 दांत को तोड़कर उसका घमंड को चकनाचूर किया था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि जारशाही डॉट में थी, जारशाही डॉट में थी, तो जारशाही सोवियत रूस में थी। सोवियत रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है कौन यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो गिरीश ये स्वर संधि का उदाहरण है, महेंद्र भी हैं, एकाएक भी है। तो यहाँ पर वागपति ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं यह पंक्ति हैं। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। और उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है और यह पंक्ति जनतंत्र के जन्म कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज का जन्म ईस्वी में हुआ था, यानी कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा 1938 में। क्वेश्चन नंबर 15 है अशुद्ध शब्द हैं, कौन यहाँ पर अशुद्ध शब्द हैं, तो अशुद्ध शब्द श्रृंगार यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्तव्य ये शुद्ध शब्द हैं, रोशनी ये शुद्ध शब्द है, दुरात्मा ये शुद्ध शब्द है। श्रृंगार यहाँ पर है, श्रृंगार भी होता तो शुद्ध हो जाता, लेकिन श्रृंगार है तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा अविनियो। राइट आंसर बी हो जाएगा अविनियो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये एक साक्षात्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, हिरोशिमा कविता है। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अधर्म में उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, अधर्म में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है और यहाँ पर ये धर्म जो है धर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा अधर्म में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। लिखाई, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस कवि की है? तो यह पंक्ति घानानंद की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घानानंद। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट ईस्वी में हुआ। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। तो 1916 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चंद्र बरदाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद बरदाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। यानी किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो सावरदैया, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? सावरदैया है। और धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और राजस्थानी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, निर्णायक भूमिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रगम्पा था। रगम्पा क्या था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था या किसान था? तो रगम्पा, ये दहीवली मगम्मा चैप्टर में रगम्पा जुआरी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मगम्मा से रुपये पैसे चाहता था। तो रगम्पा कौन था? जुआरी था। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुद्ध वाक कौन है? शुद्ध वाक पूछा गया है। तो देखिए कौन यहाँ पर शुद्ध वाक है। आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। शुद्ध पूछा गया है। सबसे अच्छा कौन है? देखिए तो दाल अच्छा है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दाल अच्छा है, ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो 11 रुपये पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर, याद रखिएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक रायनर मारिया रिल्के हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है राजपुत्र, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अविभाव समास डॉट में पद प्रधान होता है। तो अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो कौन यहाँ पर शुद्ध शब्द है? अभिलाषा। कौन यहाँ पर सही लिखा गया है? अभिलाषा। तो अभिलाषा देखिए शुद्ध शब्द यहाँ पर अभिलाषा। अभिलाषा यहाँ पर ये भी लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर ये सा है, ये भी है,
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभिलाषा ऑप्शन नंबर ए में सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद कवि हैं, तो घानानंद रीति मुक्त कवि हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये ब्रज भाषा के कवि हैं घानानंद। क्वेश्चन नंबर 37 है, जन्म से ही पागल है, तो कौन यहाँ पर जन्म से ही पागल है? लक्ष्मी है, पपाती है, सीता है या मंगू है? तो जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल मंगू है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की कौन है? मंगू। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखिएगा पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज देहावसान हो गया ... साल के थे तभी उनके पिता का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5 साल के थे तभी उनका पिता का देहावसान हो गया, राइट आंसर ए हो जाएगा 9.5। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो याद रखिएगा मैक्स मुलर को कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स मुलर को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, याद रखिएगा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण ये हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण ये हो जाएगा वधुत्सु, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ललित निबंध कौन है? तो ललित निबंध मछली एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये ललित निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, राइट आंसर बी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वरनाम का भेद कौन है? स्वरनाम का भेद पूछा गया है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों संज्ञा का भेद है, संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 3 बेटे की माँ है, तो 3 बेटे की माँ सीता है, राइट आंसर बी हो जाएगा सीता। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में स्वरनाम कौन है? स्वरनाम, तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है? तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है? जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास, तो दिन रात, यहाँ पर देखिएगा बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगा है और ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दिन और रात हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा है। अगर बीच में योजक चिन्ह लगता है तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं, तो गुच्छा ये समूहवाचक हो जाएगा। तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेल यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।